नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास की एक ऐसी अविश्वसनीय श्रृंखला पर नजर डालने वाले हैं जिसने पूरी 20वीं सदी की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक कहानी जो कला की खामोश गलियों से शुरू होती है, दुनिया के सबसे खौफनाक युद्ध तक पहुंचती है और अंततः एक बिल्कुल नए वैश्विक संगठन के जन्म पर जाकर रुकती है ना दिलचस्प? चलिए इस घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। अगस्त 1939 में ब्रिटिश राजदूत को दिया गया ये बयान वाकई बहुत अजीबोगरीब है। मैं एक कलाकार हूं, राजनेता नहीं। ये शब्द एक ऐसे इंसान के थे जिसके वास्तुकला से जुड़े अधूरे सपनों ने दुनिया को अभूतपूर्व विनाश की ओर धकेल दिया, और इसी भारी तबाही की राख से संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। ये समझना बहुत ही अहम है कि कैसे एक असफल कलाकार ने इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय लिख डाला। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस महत्वाकांक्षी कलाकार की और वियना की सड़कों पर टूटे उसके सपने की। 1908 और 1913 के बीच वियना की सड़कों पर वास्तुकला के चित्र बनाने वाले इस युवा की कहानी एक बहुत बड़े विरोधाभास को दर्शाती है। वियना कला अकादमी ने उसे 2 बार खारिज कर दिया। कारण उनका कहना था कि उसके पोर्टफोलियो में इंसानी चेहरे बहुत कम थे और उसे लोगों के चित्र बनाने में भारी संघर्ष करना पड़ता था। अब इस बात को उस विनाशकारी वास्तविकता से जोड़कर देखिए, जब यही व्यक्ति एक ऐसा तानाशाह बना जिसने लाखों इंसानी जिंदगियों को खत्म करने की क्रूर योजना बनाई। जिस व्यक्ति को कला में इंसानियत उकेरना नहीं आया, उसने असल जिंदगी में भी इंसानियत का पूरी तरह से तिरस्कार किया। अब यहाँ एक बहुत गहरी ऐतिहासिक विडंबना सामने आती है। सैमुअल मॉर्गनस्टर्न नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी की वियना में एक दुकान थी जहां वो इस कलाकार की पेंटिंग्स बेचते थे। मॉर्गनस्टर्न असल में उनके सबसे शुरुआती व्यावसायिक साझेदार थे। और दिलचस्प बात यह है कि विस्तृत रिकॉर्ड बताते हैं कि इन साधारण और बेजान पेंटिंग्स को खरीदने वाले अधिकांश ग्राहक यहूदी समुदाय से ही थे। जिस समुदाय पर बाद में इतने अकल्पनीय जुल्म ढाए गए, उसी समुदाय ने शुरुआती दौर में इस कलाकार का साथ दिया था। अब समय के पन्ने पलटते हैं और थर्ड रीच के पतन की ओर चलते हैं, जब इस तानाशाह के इर्द गिर्द की दीवारें करीब आने लगी थीं। 1945 की शुरुआत तक आते आते वो मामूली वाटर कलर पेंटर अब बिखरते हुए नाजी जर्मनी का फ्यूरर बन चुका था, जो बर्लिन में जमीन के काफी नीचे अपने सुरक्षित बंकर में छिपने को मजबूर था। अप्रैल के अंत में यह पतन बहुत ही तेजी से हुआ। 16 अप्रैल को सोवियत सेनाओं ने ओडर नदी पार कर ली। फिर 28 अप्रैल को सहयोगियों की बगावत की खबर मिली और 29 तारीख की दोपहर आते आते इतालवी पक्षपातियों द्वारा मुसोलिनी को फांसी देकर उल्टे लटकाने की खौफनाक खबर ने बंकर के अंदर डर का माहौल और भी बढ़ा दिया। उसी रात मध्यरात्रि में ईवा ब्राउन से शादी और अपनी अंतिम वसीयत लिखवाने का काम आनंद फानंद में पूरा किया गया। हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 30 अप्रैल की सुबह तक सोवियत रेड आर्मी बंकर से महज 500 मीटर की दूरी पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ 500 मीटर। इस घटती दूरी ने साफ कर दिया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, और इसी हताशा ने पतन की ओर बढ़ते इस शासन को अपने अंतिम और सबसे खौफनाक निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है बंकर में मौत के उस अध्याय की, उन तनावपूर्ण अंतिम घंटों की। चूंकि हार अब बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी और खुद का सार्वजनिक तमाशा बनने का खौफ बहुत ज्यादा था, इसलिए एक सख्त प्रोटोकॉल अपनाया गया। फिजिशियन वर्नर हासे के सुझाव पर पिस्तौल और जहर विधि चुनी गई। ये पूरी प्रक्रिया एकदम नपी तुली थी। पहले चरण में साइनाइड की खुराक के साथ सिर में गोली मारना, दूसरे चरण में दोपहर 2:30 बजे सहयोगियों को अलविदा कहकर निजी कक्ष में जाना, और अंत में शवों को आपातकालीन निकास से बाहर ले जाकर रीच चांसलरी के बगीचे में पेट्रोल डालकर जला देना, ताकि दुनिया के सामने कुछ भी बाकी ना रहे। उस बंद कमरे के अंदर की हकीकत क्या थी? चश्मदीदा के बयान इस खौफनाक सच्चाई की गवाही देते हैं। उनके अंगरक्षक ओटो गुंशे का अवलोकन बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने बताया कि वो आगे की ओर झुके हुए बैठे थे, दाहिनी कनपटी से खून टपक रहा था, और उन्होंने अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली थी। जब लोग कमरे में दाखिल हुए तो वहां जले हुए बादाम, जो साइनाइड का संकेत है, और बारूद के धुएं की एक बहुत तेज गंध हवा में तैर रही थी। एक तरफ जमीन के ऊपर सोवियत गोलाबारी से भारी तबाही मच रही थी, लेकिन इसके बावजूद नीचे शवों पर भारी मात्रा में पेट्रोल डालकर उन्हें नष्ट करने का काम लगातार चलता रहा। शाम 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक इतना ईंधन डाला गया कि तानाशाह और उसकी पत्नी के अवशेष चांसलरी के बगीचे में बने एक बॉम्ब क्रेटर में लगभग पूरी तरह से जली हुई हड्डियों और राख के ढेरों में तब्दील हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू होता है सोवियत दुष्प्रचार और मिथकों का वो दौर, जहां सच को ही एक हथियार बना लिया गया।
बंकर के विनाश के तुरंत बाद ऐतिहासिक सत्य को छिपाने का एक सोचा समझा अभियान चलाया गया। एक तरफ चश्मदीदों की पूर्ण सहमति थी, जो बर्लिन में आत्महत्या और अंतिम संस्कार की स्पष्ट पुष्टि कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ स्टालिन जानबूझकर ये दावा कर रहे थे कि तानाशाह मरा नहीं, बल्कि स्पेन या अर्जेंटीना भाग गया है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक दांव था। स्टालिन का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस भूत को जिंदा रखना था, ताकि कम्युनिस्ट सेनाओं को लगातार एकजुट और प्रेरित रखा जा सके। हालांकि झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, भौतिक साक्ष्य अंततः सच्चाई सामने ले ही आते हैं। मई 1945 में निकाले गए दांतों के अवशेष पुराने डेंटल रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाते थे। सालों की गहन समीक्षा के बाद 1956 में पश्चिम जर्मनी ने कानूनी मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिया। यहां तक कि 2017-18 में फ्रांसीसी फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा की गई आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने भी एक्सरे मिलान की पूरी तरह पुष्टि कर दी। और एक बहुत ही रोचक बात यह रही कि दांतों पर जमे टार्टर की जांच में केवल पौधों के रेशे मिले, जो उस तानाशाह के शाकाहारी होने के बिल्कुल अनुरूप थे। इन साक्ष्यों ने दशकों पुरानी सोवियत साजिश की कहानियों को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। चांसलरी के बगीचे में राख तो ठंडी हो गई थी, लेकिन दुनिया को अब इस भयंकर तबाही से उभरना था। आइए देखते हैं इस वैश्विक युद्ध की असली कीमत क्या थी। 5 करोड़ ये महज एक संख्या नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो द्वितीय विश्व युद्ध की भेंट चढ़ गए। एक क्रूर तानाशाह का अंत तो हो गया था, लेकिन वो अपने पीछे जो दुनिया छोड़ गया था, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके शहरों, मलबे के ढेरों और अनगिनत लोगों की कभी न खत्म होने वाली पीड़ा से भरी हुई थी। इस विनाश का पैमाना आज भी हमारी कल्पना से परे लगता है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि 1920 से 1939 के बीच अस्तित्व में रहा लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ 1930s के दशक की आक्रामक घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल रहा था। वैश्विक शांति बनाए रखने की सारी उम्मीदें बुरी तरह टूट चुकी थी। इस विफलता ने दुनिया भर के नेताओं को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि अगर मानवता को बचाना है तो एक बहुत ही मजबूत और बिल्कुल नए वैश्विक ढांचे की तत्काल आवश्यकता है। और यहीं से नींव रखी जाती है संयुक्त राष्ट्र की, और एक नई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा तैयार होती है। पारस्परिक विनाश के इस खौफनाक मंजर के बीच दुनिया के नेताओं ने शांति का एक स्थायी ढांचा बनाने की कोशिश की। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर की घोषणा से जो सफर शुरू हुआ, वो जनवरी 1942 के वॉशिंगटन घोषणापत्र तक पहुंचा, जहां पहली बार संयुक्त राष्ट्र नाम गढ़ा गया। इसके बाद मॉस्को और डम्बर्टन ओक्स सम्मेलनों से होते हुए अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर को अंतिम रूप दिया जाने लगा। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिस वक्त सैन फ्रांसिस्को में ये ऐतिहासिक सम्मेलन चल रहा था, ठीक उसी वक्त बर्लिन में वो बंकर ढह रहा था। एक युग का अंत हो रहा था और दूसरे की शुरुआत। अंततः 24 अक्टूबर 1945 को 51 मूल सदस्य देशों ने इस चार्टर की पुष्टि की और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसका एकमात्र उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, ये सुनिश्चित करना कि ऐसी भयानक त्रासदी मानवता को दोबारा कभी न देखनी पड़े। ये कोई साधारण संगठन नहीं था, बल्कि इसके उद्देश्य बहुत गहरे थे। इस विशाल ढांचे को विशेष रूप से आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने और समानता के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को मिलकर सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान बनाए रखना, ये सब इस नए वादे का हिस्सा थे। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का एक सामूहिक संकल्प था। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल आकर खड़ा हो जाता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जन्म एक महत्वाकांक्षी कलाकार के विनाशकारी शासन की राख से हुआ था। लेकिन क्या 1945 में तैयार किया गया वो वैश्विक ढांचा आज भी अपना वादा पूरा करने के लिए उतना ही मजबूत है? क्या ये हमारे आज और आने वाले कल की रक्षा कर पाए?